स्वागत है आप सभी का। सुबह 11 बज चुके हैं। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है। आपको सीधे लिए चलते हैं, सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। तीन दिन तक चलेगा यूपी विधानसभा का ये मानसून सत्र, जिसकी कार्यवाही शुरू हो चुकी है। और कार्यवाही की शुरुआत में सबसे पहले राष्ट्रगीत गाया गया। सदन के सभी सदस्यों ने वंदे मातरम गीत गाया। और जिन विधायकों की हाल ही में जिनका निधन हुआ है, उनको श्रद्धांजलि भी आज दी जाएगी। और इस वक्त ये लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। हमारे मंत्रिपरिषद की सदस्य रही श्रीमती कमलरानी वरुण का दिनांक 2 अगस्त 2020 को लखनऊ के SGPGI अस्पताल में निधन हो गया और प्रदेश सरकार में प्राविधिक शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य कर रही थी। उनके असमय निधन से हम सब दुखी हैं। श्रीमती कमलरानी वरुण घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र कानपुर से भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा के लिए पहली बार निर्वाचित हुई थी। एक मंत्री के रूप में जहां उन्होंने विभागीय कार्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया, वहीं एक जनप्रतिनिधि के रूप में उन्होंने हमेशा जन आकांक्षाओं का सम्मान किया और उसे पूरा करने का प्रयास भी किया। श्रीमती कमलरानी वरुण एक अनुभवी एवं सक्षम नेता थी। राजनीतिक क्षेत्र में उनका लंबा अनुभव था। वर्ष 1989 में कानपुर नगर निगम में सभासद के रूप में उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश किया और अपनी योग्यता और कर्मठता से वह लोकसभा तक पहुंची। वर्ष 1996 में 11वीं लोकसभा तथा वर्ष 1998 में 12वीं लोकसभा के लिए वह लगातार चुनी गई और लोकसभा की विभिन्न महत्वपूर्ण समितियों की भी सदस्य रही। श्रीमती कमलरानी वरुण एक समर्पित जनप्रतिनिधि के रूप में अपने क्षेत्र के विकास और जनता के कल्याण के लिए लगातार कार्य करती रहीं। उन्होंने हमेशा समाज के वंचित और उपेक्षित वर्गों के कल्याण के लिए कार्य किया। उन्होंने सेवा भारती से जुड़कर गरीब और निरक्षर महिलाओं को शिक्षित करने के उद्देश्य से संस्कार केंद्रों तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु मिलन केंद्रों की स्थापना की और इस दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। सेवा भाव के कारण ही अपने क्षेत्र में उनकी छवि एक लोकप्रिय नेता की रही। श्रीमती कमलरानी वरुण के निधन से प्रदेश ने एक समर्पित नेता खो दिया है। उनके निधन से सरकार और पार्टी की पूर्ण क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करने और इन संवेदनाओं को शोक संतप्त परिजनों तक पहुंचाने की आपसे अपील करता हूं। अध्यक्ष जी, वर्तमान विधानसभा के ही हमारे सदस्य और मंत्रिपरिषद के भी सदस्य श्री चेतन चौहान का भी 16 अगस्त 2020 को निधन हो गया। उनके असमय निधन से हम सब दुखी हैं। श्री चेतन चौहान अमरोहा जिले के निर्वाचन क्षेत्र नौगांवा सादात से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। प्रदेश की मंत्रिपरिषद के वरिष्ठ सदस्य थे और सैनिक कल्याण, होमगार्ड्स, प्रांतीय रक्षक दल एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रहे थे। एक मंत्री के रूप में उनका योगदान अत्यधिक सराहनीय रहा। वे अमरोहा संसदीय क्षेत्र से वर्ष 1991 में 10वीं, वर्ष 1998 में 12वीं लोकसभा के भी सदस्य रहे। श्री चेतन चौहान ने एक जनप्रतिनिधि के रूप में जन आकांक्षाओं का हमेशा सम्मान किया और जनता के प्रति समर्पित रहे।
कर्मठ और समर्पित जनप्रतिनिधि के साथ साथ उनकी छवि एक लोकप्रिय नेता के रूप में थी। वे जितने लोकप्रिय नेता रहे उतने ही लोकप्रिय क्रिकेट खिलाड़ी भी थे। उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 40 टेस्ट एवं 7 एक दिवसीय मैच भी खेले। उन्होंने वर्ष 1969 में टेस्ट मैच में कदम रखा और वर्ष 1981 में अंतिम टेस्ट मैच खेला। क्रिकेट के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें वर्ष 1981 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। श्री चेतन चौहान ने एक शानदार क्रिकेटर के रूप में और उसके बाद एक कर्मठ और लोकप्रिय जननेता के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित किया। श्री चेतन चौहान के निधन से समाज, सरकार व खेल जगत की पुण्य क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करने और शोक संत परिजनों तक सदन की भावनाओं को पहुंचाने की अपील आपसे करता हूं। महोदय, वर्तमान विधानसभा के ही सदस्य श्री वीरेंद्र सिंह सिरोही का 2 मार्च 2020 को लगभग 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे इस सदन के एक वरिष्ठ सदस्य थे। उनका निधन हम सब के लिए दुखद है। श्री वीरेंद्र सिंह सिरोही वर्ष 1996 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। उनके पश्चात वे वर्ष 2007 तथा वर्ष 2017 में बुलंदशहर में से निर्वाचित हुए थे। वे वर्ष 1997 से 2002 तक सुश्री मायावती जी, श्री कल्याण सिंह जी, श्री राम प्रकाश गुप्ता जी, श्री राजनाथ सिंह जी के मंत्रिमंडल में राजस्व मंत्री के रूप में रहे। विधानसभा की महत्वपूर्ण समितियों के भी सदस्य रहे। श्री वीरेंद्र सिंह सिरोही सामाजिक सेवा भाव के चलते राजनीति से जुड़े और बुलंदशहर को उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया। एक व्यवहार कुशल एवं लोकप्रिय जनप्रतिनिधि के रूप में वे अपने क्षेत्र के विकास कार्यों में हमेशा लगे रहे। समाज के गरीब और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए वे हमेशा प्रयत्नशील रहते थे। उनके निधन से जहां पार्टी ने एक समर्पित नेता खोया है, वहीं सदन ने एक योग्य और वरिष्ठ सदस्य को भी खो दिया है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति सदन की संवेदना पहुंचाने की आपसे अपील करता हूं। महोदय, वर्तमान विधानसभा के सदस्य श्री पारसनाथ यादव का 12 जून 2020 को निधन हो गया है। श्री पारसनाथ यादव जी सदन के एक वरिष्ठ सदस्य थे। वे 7वीं बार इस सदन के लिए निर्वाचित हुए थे। उनके निधन से हम सब दुखी हैं। श्री पारसनाथ यादव जी अपने क्षेत्र के एक लोकप्रिय नेता थे। वे सर्वप्रथम वर्ष 1985 में लोकदल तथा उसके पश्चात 1989 में जनता दल के टिकट पर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे वर्ष 1993, 1996, 2002, 2012 तथा 2017 में समाजवादी पार्टी से विधानसभा के लिए निर्वाचित होते रहे। वे वर्ष 1990-91, 2003-04 में श्री मुलायम सिंह यादव जी के मंत्रिमंडल तथा 2012 से 17 तक से अखिलेश यादव जी के मंत्रिमंडल के सदस्य भी रहे। जौनपुर संसदीय क्षेत्र से भी वे 12वीं तथा 14वीं लोकसभा के सदस्य रहे। श्री पारसनाथ यादव जमीन से जुड़े नेता थे। अपने सरल स्वभाव एवं सहज उपलब्धता से उन्होंने अपने क्षेत्र में एक लोकप्रिय जन नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। एक संघर्षशील और समर्पित जनप्रतिनिधि के रूप में वे जाने जाते थे। उनके निधन से इस सदन ने एक वरिष्ठ और योग्य जनप्रतिनिधि को खो दिया है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति सदन की संवेदनाओं को पहुंचाने के लिए आपसे अपील करता हूं। महोदय, उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य और मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे श्री लालजी टंडन जी का 21 जुलाई 2020 को लगभग 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। श्री लालजी टंडन जी ने अपना राजनीतिक सफर
लखनऊ से शुरू किया। वर्ष 1996 में वे पहली बार लखनऊ पश्चिम से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। तत्पश्चात वर्ष 2002 तथा 2007 में लगातार तीसरी बार इस सदन के लिए निर्वाचित हुए। इससे पूर्व वे वर्ष 1978 से 1984 तक, वर्ष 1990 से 1996 तक विधान परिषद के सदस्य भी रहे। वे विधान परिषद में नेता सदन, अधिष्ठाता मंडल के सदस्य तथा विधान परिषद की विभिन्न समितियों के सदस्य और सभापति भी रहे। वर्ष 2003 से 2007 तक वे भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल के नेता तथा विधानसभा में नेता विरोधी दल भी रहे। वे वर्ष 2009 में लखनऊ संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य भी रहे। श्री लालजी टंडन का उत्तर प्रदेश की राजनीति में दीर्घ अनुभव रहा। वे एक लोकप्रिय जननेता, एक योग्य प्रशासक व कुशल मंत्री थे। वे सुश्री मायावती जी, श्री कल्याण सिंह जी, श्री राम प्रकाश गुप्ता जी, श्री राजनाथ सिंह जी के मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों में मंत्री रहे। 23 अगस्त 2018 से 28 जुलाई 2019 तक बिहार के राज्यपाल तथा उसके पश्चात 29 जुलाई 2019 से मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पद पर आसीन थे। श्री लालजी टंडन के निधन से प्रदेश की राजनीति में एवं पार्टी की पुण्य क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करता हूं और आपसे अपील करता हूं कि वे दुखी परिजनों के प्रति इस सदन की संवेदनाओं को पहुंचाने की कृपा करें। महोदय, देश के मान, सम्मान और सुरक्षा में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी LAC पर दिनांक 17 जून 2020 को चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत पर मैं अपनी और पार्टी की ओर से उन्हें भावनीय श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारतीय सेना के जवानों पर रात में धोखे से जानलेवा हमला किया गया। उस समय हमारे सैनिकों की संख्या चीनी सैनिकों से कम थी, फिर भी हमारे वीर जवानों ने बहादुरी से डट कर के दुश्मनों का मुकाबला किया और उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। मातृभूमि की रक्षा करते हुए ऐसे वीर सैनिकों को पूरा देश नमन करता है। भारत एक शांति प्रिय देश है और हमारा इतिहास हमेशा वैश्विक शांति के पक्षधर रहा है। हमने सदैव विश्व कल्याण की कामना की है और अपने पड़ोसी देशों के साथ मित्रतापूर्वक काम करने और उनके विकास एवं कल्याण में सहयोग देने का प्रयास किया है। परंतु हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता नहीं कर सकते। जब भी देश की अखंडता और संप्रभुता पर आंच आई है, तब हमारे वीर सैनिकों ने अपने प्राणों की बाजी लगा करके उसकी रक्षा की है। आज विश्व ने हमारी शक्ति को पहचाना है। हमारे देश की सेना विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेना है, जिस पर हर भारतीय को गर्व है। हमारी सुरक्षा में सीमा पर खड़ी सेना के साथ पूरा भारत राष्ट्र और समाज खड़ा है। गलवान घाटी में शहीद हुए हमारे वीर सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उनका बलिदान और शौर्य यह देश हमेशा याद रखेगा। गलवान घाटी में शहीद सैनिकों को अपनी ओर से तथा संपूर्ण सदन की ओर से नमन करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि वीर गति को प्राप्त सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए और उनके शोकाकुल परिजनों को यह इस दुख की घड़ी में इस सदन की संवेदनाओं को पहुंचाने की कृपा आपके माध्यम से हो। महोदय, आज पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोविड-19 के संकट से गुजर रहा है। विश्व भर में इस संकट से बड़े पैमाने पर जनहानि हुई है। यह संकट अपने आप में अभूतपूर्व एवं दुखद है। इस संकट काल में ने देश के समक्ष कई चुनौतियों को उत्पन्न किया है। इन चुनौतियों के बीच हमारे कोरोना वॉरियर्स, जिनमें चिकित्सक, चिकित्साकर्मी, पुलिस, सफाई कर्मी तथा विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए कर्मियों ने अपना जीवन जोखिम में डालकर देशवासियों की सुरक्षा और उनकी सुविधा में पूरी तत्परता के साथ कार्य किया है।
इस कर्तव्य को निभाते हुए बहुत से चिकित्सक, पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, स्वच्छता कर्मी और विभिन्न सेवाओं में कार्य करने वाले कर्मियों की दुखद मृत्यु के भी समाचार हमें पूरे देश से प्राप्त हुए हैं। इस महामारी से लड़ने में कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निस्संदेह बहुत महत्वपूर्ण है, जो अपने परिवार की परवाह के बिना दिन रात देश की सेवा में तन मन से लगे हुए हैं। इस अवसर पर पूरा देश कोरोना वॉरियर्स के साथ पूरे सद्भाव के साथ खड़ा है। देश को सुरक्षित रखने और कठिन परिस्थितियों में संभालने में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उनके इस निस्वार्थ सेवा और भावना को प्रत्येक नागरिक नमन करता है। प्रत्येक जन जन की सुरक्षा में सेवा करते हुए असमय अपने प्राणों की आहुति देने वाले कोरोना वॉरियर्स के प्रति मैं अपनी तथा सदन की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत कोरोना वॉरियर्स की आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके शोकाकुल परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति और सदन की संवेदना उन सदस्यों तक पहुंचाने की आपके माध्यम से मैं अपील करता हूं। महोदय, हमारे इस सदन के पूर्व मान्य सदस्यगण श्री कृष्णवीर सिंह, श्री रिचपाल सिंह बंसल, श्री नरेंद्र सिंह सिसोदिया, श्रीमती सुनीता चौहान, श्री बेनी प्रसाद वर्मा, पंडित रामकृष्ण द्विवेदी, श्री विश्राम दास, श्री रमेश करण, श्री बाबूलाल, श्री यदुनाथ सिंह, श्री जय नारायण शर्मा, श्री ओम प्रकाश दिवाकर, श्री समीमुल हक, श्री सुरेंद्र शुक्ल, श्री घोराराम, डॉक्टर अरविंद जैन, श्री भाईलाल कोल, श्री जीराज सिंह मौर्य, श्री सुरेंद्र प्रकाश गोयल, ये सभी हमारे पूर्व मान्य सदस्य इस दौरान दिवंगत हुए हैं। मैं इन सभी अपने पूर्व मान्य सदस्यों के प्रति उनकी आत्मा, दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति सदन की संवेदनाओं को उनके परिजनों तक पहुंचाने की अपील आप सबसे करते हुए मैं इन सभी अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों, सदन के हमारे सदस्यगण, गलवान घाटी में शहीद हुए देश के वीर सैनिकों, कोरोना वॉरियर्स और सदन के पूर्व सदस्यों के प्रति सदन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपसे अपील करता हूं कि सदन की भावनाओं को शोक संतप्त परिजनों तक पहुंचाने की कृपा करें। नेता समाजवादी पार्टी। मैं अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी की तरफ से शोक संवेदनाएं व्यक्त करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश सरकार के वर्तमान विधानसभा के सदस्य और मंत्रिपरिषद के सदस्य श्री चेतन चौहान जी का 16 अगस्त 2020 को निधन हो गया। वो लगभग 73 वर्ष के थे। हालांकि देखने में वो 60 वर्ष से अधिक के नहीं लगते थे। श्री चेतन चौहान जी का जन्म 21 जुलाई 1947 को बरेली में हुआ था। श्री चेतन चौहान जी वर्ष 2017 में निर्वाचन क्षेत्र नौगांवा सादा जिला अमरोहा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। इससे पूर्व वो 10वीं और 12वीं लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। श्री चेतन चौहान जी प्रदेश सरकार में सैनिक कल्याण, होमगार्ड, प्रांतीय रक्षक दल और नागरिक सुरक्षा विभाग के मंत्री भी थे। वो अपने क्षेत्र के लोकप्रिय नेता थे, सुप्रसिद्ध अपने जमाने के क्रिकेट खिलाड़ी थे। और मुझे याद है, हम लोग उस समय हाई स्कूल इंटर के छात्र हुआ करते थे। जब श्री चेतन चौहान जी श्री सुनील गावस्कर जी के साथ ओपनिंग बैटिंग क्या करते थे, उस समय रेडियो हुआ करती थी। और जब इनके बैटिंग का नंबर आता था तो हम लोग रेडियो लेकर के चेतन चौहान जी और सुनील गावस्कर की बैटिंग सुनने के लिए। मानसून सत्र चल रहा है यूपी विधानसभा का। एक तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है क्योंकि कोरोना काल है। और दूसरी तरफ सबसे पहले वंदे मातरम यानी राष्ट्रगीत गाया गया और फिर सीएम योगी ने सभी दिवंगत सदस्य जो उनका हाल ही में निधन हुआ है उनको श्रद्धांजलि दी। और इस वक्त एक एक करके सभी अहम सदस्य जिनका निधन हुआ उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।
आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अब आपको सीधे लिए चलते हैं। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र जो है वो इस वक्त चल रहा है, लेकिन उससे पहले इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है आगरा से। महिला डॉक्टर की हत्या मामले में ये बड़ी खबर है। डॉक्टर योगिता के परिवार वालों ने संबंधों को गलत बताया है। आरोपी विवेक तिवारी के साथ योगिता के संबंध गलत, ये कहना है योगिता के परिवार वालों का। डॉक्टर योगिता से 7 साल से कोई संबंध नहीं थे। परिजन विवेक एक तरफा प्यार के कारण करता था योगिता को परेशान, ये बात योगिता के घर वालों ने कही है। डॉक्टर योगिता के परिजनों ने अब कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो बड़ी खबर, एक तरफ इकबाले जुल्म किया है विवेक तिवारी ने और उसने बताया कि किस तरह उसने योगिता की हत्या की, लेकिन उसने ये भी दावा किया कि बीते कई सालों से योगिता उसकी दोस्त थी और उसके साथ उसके संबंध थे। लेकिन अब घर वालों ने इनकार किया इस बात से। नितिन से अपडेट लेते हैं। नितिन, घर वालों का कहना है कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है जो फैलाई जा रही है। देखिए, बिल्कुल एक होनहार, एक ऐसी जो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ आगे आ रही थी, ऐसी लड़की की जिस तरीके से अकाल मृत्यु हुई है और जिस तरीके से उसके एक तरफा प्यार में डॉक्टर विवेक तिवारी ने उसकी हत्या की है, निर्मम तरीके से हत्या की है, उसमें पूरा परिवार स्तब्ध है। अब योगिता के परिवारीजन सामने आए हैं। इस समय आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम हाउस पर वो मौजूद है और उन्होंने कहा है कि एक तरफा प्यार के कारण वो लगातार योगिता को परेशान कर रहा था और कई बार उसने डॉक्टर विवेक तिवारी को परिवारीजनों ने समझाया, लेकिन वो नहीं माना और यही वजह है कि बड़ी चालाकी से जब उसने उसकी हत्या कर दी, उसके बाद वो लगातार परिवारीजनों को फोन पर बार-बार उसकी लोकेशन के वो मिली या नहीं मिली, जबकि वो उसकी पहले ही निर्मम हत्या कर चुका था और इसकी जानकारी दे रहा था ताकि कोई उस पर शक ना करे। और ऐसे बिल्कुल, और इस तरह की बात जो उसकी तरफ से कही जा रही है दोनों के संबंध को लेकर, वो सरासर गलत है। ये बात अब योगिता के घर वाले कह रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि इसके लिए कड़ी कार्रवाई भी की जानी चाहिए। शुक्रिया नितिन अपडेट के लिए। इसी के साथ इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।